दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 पढ़ेंगे। इसके पहले आप 18 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। यदि हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप उन 18 प्रैक्टिस सेट को अवश्य देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में 20-20 प्रश्नों का श्रृंखला यहाँ से दिया जा रहा है और जो भी प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी उसको सोच समझ करके और परीक्षा के पैटर्न को देख करके वो सारे प्रश्न संकलित किए गए हैं और 20 ही प्रश्न आपको लगेगा कि हाँ काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है, ठीक है ना। तो आप उसको देख लीजिएगा और आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के 20 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और यहाँ भी आपको बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम रास काव्य है, क्या है? उपदेश रसायन रास है, भरतेश्वर बाहुबली रास है, स्थूल भद्र रास है या फिर कुमार पाल प्रतिबोध है। आपको यहाँ 10 सेकंड का समय मिलता है। 10 सेकंड में आप अपने आंसर को लिख करके रख लीजिए, चाहे सोच करके रख लीजिए। जैसे आपका समय पूरा होता है आंसर बताया जाएगा और आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ और लास्ट में इन 20 प्रश्न में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ताकि ये आपकी तैयारी का एहसास भी हो जाएगा और हमें लगेगा कि मतलब ये प्रश्नों का लेवल किस तरह का है। तो कमेंट करना बहुत जरूरी है कि कितना आपका स्कोर जा रहा है, यह बहुत जरूरी। भले ही आपका जितना भी जा रहा है संकोच करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गलती आप यहाँ करें ताकि परीक्षा में गलती ना हो। चलिए, तो पहला आपका प्रश्न पहले प्रश्न का उत्तर है उपदेश रसायन रास। क्या है? उपदेश रसायन रास है। दूसरा प्रश्न आपका है, उपदेश रसायन रास का रचना काल क्या है? कभी कभी रचना काल भी पूछता है, तो हर एक चीज को ध्यान में रख करके प्रश्न यह बनाया जाता है। ए 1184, बी 1114, सी 1124 या फिर डी 1148। कौन सही है आप बताएंगे। तो आइए सही आंसर हम लोग देखते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1114, यह आपका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता है, माने कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है बच्चन सिंह के अनुसार? आपको ये बताना है। शारंगधर है या फिर मेरुतुंग है या फिर धनपाल है या फिर पुष्पदंत है। आप बताएं कि बच्चन सिंह के अनुसार कुंडलियां छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। तो आइए सही आंसर जान लीजिए। सही आंसर है ए शारंगधर। क्या है? शारंगधर। तीसरा प्रश्न हो गया आपका। चौथा प्रश्न देखिए, 84 सिद्धों का नाम किसने अपनी रचना में दिया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 84 सिद्धों का नाम किसने अपनी रचना में दिया है? सिद्ध सब जानते हैं कुल कितने सिद्ध होते हैं, लेकिन 84 सिद्धों का नाम किसने अपनी रचना में दिया है, यह अलग हट करके प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। ए सरापा, बी ज्योतिश्वर ठाकुर, सी दामोदर पंडित और डी राहुल सांकृत्यायन। तो आपका सही आंसर क्या है आप बताएं, ठीक है ना। तो आइए आपका समय पूरा हुआ, मैं बताता हूं सही आंसर क्या है। सही आंसर है बी ज्योतिश्वर ठाकुर। और किसमें इन्होंने इसका जिक्र किया है? तो वर्ण रत्नाकर में इसका जिक्र किया है। किसमें जिक्र किया? वर्ण रत्नाकर में। 84 सिद्धों का नाम ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपनी रचना वर्ण रत्नाकर में किया। तो यह भी ध्यान रखेंगे, कभी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस रचना में दिया है, तो याद रखना होगा कि वर्ण रत्नाकर में दिया गया है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसका? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, यह कथन किसका है? आपका सही आंसर क्या होगा बताएंगे। बच्चन सिंह का है या रामचंद्र शुक्ल का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर बाबू गुलाब राय का है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए बच्चन सिंह। यह बच्चन सिंह का है कथन कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, ठीक है ना। छठवां प्रश्न, भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दिया है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी डॉक्टर नगेंद्र। किसने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दिया है? ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है लोक जागरण और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं यहाँ ऐसा कुछ किया हूं, अभी मैं आंसर बताने बाद बताऊंगा। अब देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी।
क्योंकि यहाँ आप फंस सकते हैं। लोक जागरण काल या फिर लोक जागरण, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग विद्वानों ने यह नाम दिया है भक्ति काल को। तो ज्यादातर लोक जागरण काल सबका ध्यान जाता है किस पर? रामविलास शर्मा पर, इसलिए मैंने रामविलास शर्मा को ऊपर कर दिया हूं ताकि आप गलती करें। अगर आप गलती किए होंगे तो ध्यान रखिएगा कि लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और लोक जागरण काल ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। इस दोनों में आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नागपंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह कथन किसका है? आपको यह बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या रामचंद्र शुक्ल का है या डॉक्टर नगेंद्र का है या फिर बाबू गुलाब राय का है? यह कथन किसका है आपको यह बताना है। ठीक है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और बहुत शानदार है, बार बार पूछा भी जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है। ठीक है ना? आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। संत रैदास के कुल कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। संत रैदास के कुल कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? 40 पद हैं या फिर 50 पद हैं या फिर 60 पद हैं या फिर 70 पद हैं? आपको ये बताना है। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कुल कितने पद संकलित हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 40। कुल कितने पद हैं? 40 पद हैं। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 9 देखिए। 9 क्या कहता है? झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। यह पंक्ति किसकी? बहुत शानदार पंक्ति है। यह पंक्ति किसकी है आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन ए है गोरखनाथ, बी मच्छंदर नाथ, सी कबीरदास या फिर डी तुलसीदास। इसमें से कौन इस पंक्ति के रचयिता हैं या कौन कहे हैं इस पंक्ति को, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, यह कबीरदास का कथन है। क्योंकि गोरख अटके कालपुर वाले में ज्यादातर गोरखनाथ को लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा गलती किए तो ध्यान रखिएगा, आप इसमें से कोई ना कोई शब्द चुन लीजिए। गोरख अटके कालपुर एक ही एक इतना मतलब एक तरह से वाक्यांश ढूंढ लीजिए ताकि ध्यान रहे कि परीक्षा में अगर ये शब्द कहीं आता है कि गोरख अटके कालपुर, यह कबीर की रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? चलिए, या झिलमिल झगड़ा ऐसा कुछ है, सोच लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है? प्रश्न नंबर 10 देखिए। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। यह पंक्ति किसकी है आपको ये बताना है। कबीरदास का है या रैदास का है या दादू दयाल का है या फिर मलुकदास का है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके अब कैसे छूटे राम रट लागी, यह कथन किसका है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी रैदास। बी रैदास आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्नों का श्रृंखला कैसा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। एक निवेदन है कि आप कमेंट इसलिए मैं करने के लिए कहता हूं कि आप कमेंट करेंगे तो हमें एहसास होगा कि ये प्रश्न आपके किस हिसाब से है। और भी कुछ बेस्ट लेवल के प्रश्नों को चाहिए, कुछ और उत्कृष्ट प्रश्न चाहिए, या फिर ये आपका लेवल सही है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं सर प्रश्नों का लेवल बहुत कठिन लग रहा है। हाँ, कठिन दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब जो परीक्षाएं होंगी वह 2016 जो टीजीटी पीजीटी का आप एग्जाम अगर आप में से कोई दिए होंगे तो उस लेवल के 3-4 गुना उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं 2021 के बाद से। इसलिए जो भी परीक्षाएं होंगी काफी उच्च लेवल की होंगी, इसलिए आपको प्रश्नों को सामान्य लेवल से ऊपर उठ करके पढ़ना ही होगा। ठीक है ना? और यह वीडियो देखने बाद जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको लगेगा यार ये सब का सब मुझे आ रहा है, ऐसा कुछ आपको फीलिंग होगा। इसीलिए आपको प्रश्न कठिन लग रहा होगा। तो आप गलती यहाँ करें कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक को आप क्लिक करिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जितने भी पीडीएफ बनाए जाते हैं सारे के सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं। आप वहां से चाहे तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। वो सब फ्री ऑफ कास्ट है, कहीं कुछ ऐसा शुल्क आपसे नहीं लिया जा रहा है। और एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट के कई फोल्डर मिला करके आपको 350 से ज्यादा वीडियो वहां मिलेंगे और सारे के सारे वीडियो बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं? 15 भेद माने गए हैं या फिर 11 भेद माने गए हैं या फिर 16 भेद माने गए हैं
या फिर 18 भेद माने गए हैं? कुल कितने भेद माने गए हैं? नारद भक्ति सूत्र में कुल कितने भेद माने गए हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 11 भेद बताए गए हैं। कुल कितने भेद बताए गए हैं? 11 भेद बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 12, शंकराचार्य की गुरु का क्या नाम था? शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? आपको ये बताना है। शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? अनंतानंद था, या सुखानंद था, या स्वरानंद था, या फिर गोविंद योगी था? शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? यहाँ की नहीं के होना चाहिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग का वो है, नजर नहीं चढ़ पाया, इसलिए थोड़ा सा इतना इतना तो समझ सकते हैं। चलिए, डी है आपका गोविंद योगी। ठीक है ना? गोविंद योगी शंकराचार्य के गुरु का नाम था। चलिए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? बहुत शानदार प्रश्न ये भी है। बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ए कवितावली में, या बी विनय पत्रिका में, या फिर सी कवितावली में, या फिर डी वर्वे रामायण में? यानी गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली या वर्वे रामायण में से किसमें इस महामारी का वर्णन किया गया है? आइए सही आंसर हम लोग देखते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा सी कवितावली। ठीक है ना? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कवितावली होगा। प्रश्न नंबर 14 हम लोग देखते हैं। फूल मंजरी किसकी रचना है? बहुत शानदार प्रश्न है। फूल मंजरी किसकी रचना है? फूल मंजरी किसकी रचना है? भूषण की है, या चिंतामणि की है, या फिर मतिराम की है, या फिर पद्माकर की है? भूषण, चिंतामणि, मतिराम या पद्माकर, इसमें से किसकी रचना है फूल मंजरी? आपको ये बताना है। ठीक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? मतिराम। सही उत्तर क्या होगा? मतिराम, यानी कि सी विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखते हैं। कतर व्योत में कौन सा समास है? ध्यान से समास को समझिएगा। कतर व्योत में कौन सा समास है? टीजीटी पीजीटी में पूछा भी गया इसके पहले। क्या है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि हो गया, बहुब्रीहि होना चाहिए। ठीक है ना? उतना आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से कौन सा होगा? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। ठीक है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। कौन सा सूत्र उपसर्ग से संबंधित है? आपको ये बताना है। ठीक है ना? ए प्रादयः, बी गतिश्च, सी परश्च, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सूत्र जो है उपसर्ग से संबंधित, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए प्रादयः। प्रादयः जो एक उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। पुल्लिंग का चयन आपको करना, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा। ए हवा, बी कोयल, सी दारा, डी शिक्षा। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग उत्तर देखते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी दारा। दारा जो है यह पुल्लिंग है, पुल्लिंग का शब्द है ये। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब आपको ये बताना कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं अर्थात पुल्लिंग है, ये बताना आपको। ए झुरमुट, बी अंत्येष्टि, सी इच्छा, डी निराला। जो लिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, फंसाने वाले, जो कि जल्दी मतलब ध्यान पे न चढ़े या फिर हम गलत कर सके, ऐसा कुछ होता है। तो ध्यान से आप इसको पढ़िएगा, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी निराला। निराला शब्द जो है स्त्रीलिंग का नहीं, बाकी से शब्द स्त्रीलिंग के हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। जिन ध्वनि के चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किसकी है? ठीक है ना? भाषा की परिभाषा ये दिया गया है, किसकी है आपको ये बताना है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा का है, या फिर डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का है, या फिर सी डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री का है, या फिर डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। किसका है आपको ये बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का यह कथन है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं।
आइए हम लोग 20वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? ध्यान से पढ़िएगा। जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार होता है, या फिर सहोक्ति अलंकार होता है, या फिर व्यतिरेक होता है, या फिर विनोक्ति होता है? कौन सा अलंकार होता है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, समासोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग 20 प्रश्नों को पढ़े और हमारे कुछ मित्र जो है यह कमेंट किए हैं लाइव चैट के माध्यम से, या फिर बाद में ऑफलाइन मोड में देखें तब भी। तो इसमें अंशुमान शुक्ला जी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप तो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बहुत सुंदर आपका ये एक मैसेज भी है, संदेश भी है कि कृपया सभी लोग भीड़ में जाने से बचें, मास्क जरूर लगाएं, हाथ और धोते रहें। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना का फिर एक लहर कहीं ऐसा न भारत में आ जाए। हालांकि विदेश में तो अपना तांडव मचा ही रहा है, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और आपका ये संदेश हमारे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं, निश्चित है उनके तक जाएगा, और इसको इसका पालन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि यदि संभव हुआ दड़ी तो आप कम से कम 30 प्रश्न देकर थोड़ा और उपकार करें। 20 काफी कम है सर। असल में अंशुमान शुक्ल जी, थोड़ा सा दिक्कत है कि हम भी चूंकि टीचिंग जॉब में इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम का अभाव है। इसके वजह से उतना मिल नहीं पाता है टाइम। और दूसरी बात ये है कि जब वीडियो लंबा हो जाता है तो ज्यादातर लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये दो चीजें हैं, इसको फिलहाल देखेंगे। आपका सुझाव काफी प्रशंसनीय है, इसको मैं देखूंगा। ठीक है, और 20 में 19 आपका सही हुआ है तो जाहिर सी बात आपका होना ही होना है। बहुत बहुत बधाई आपको। मीना प्रजापति जी कहती है वेरी नाइस क्लास है सर, क्वेश्चन का लेवल काफी हार्ड है। हाँ बिल्कुल मीना जी, क्वेश्चन का लेवल हार्ड दिख रहा है, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वो आसान लगने लगेगा, एग्जाम आसान लगने लगेगा। क्योंकि यहाँ आपको हार्ड लग रहा है, और यहाँ जो गलतियां कर रही है करिए, उसको दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, निस्संदेह आपकी परीक्षा काफी अच्छी होगी। मनोज कुमार जी हैं जो कह रहे वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत सिंह जी कहते हैं कि चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका पकड़ काफी अच्छा है। और उर्मिला देवी जी कहती है प्रणाम सर, इस बार मेरे 20 में 14 हो पाए, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और क्या नाम है आपका, 14 प्रश्न था ये, फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और अजय कुमार जी कहते हैं कि वेरी नाइस क्वेश्चन है सर, थैंक यू। हाँ क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, और आप जुड़े रहें, बिल्कुल आपको काफी लाभ मिलेगा। सरिता सिंह जी कहती हैं कि 2023 के सितंबर में हुए नेट का पेपर सॉल्व करवा दीजिए। ठीक है, देखते हैं, अब वादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर समय मिलेगा तो उस पर ध्यान देंगे, देखा जाएगा। और फिर अमन कुमार आर्या जी कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रश्नोत्तरी है, बिल्कुल सही, आप ही लोगों के लिए हम कर रहे हैं। और सोनू रानी जी का भी कमेंट है, काफी अच्छा, आप तो हमेशा काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। और आप कहते हैं कि चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध संकलित है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। और देखिए इतने ही लोग कर रहे हैं, जिससे सबसे बड़ी बात मैं जानना चाहता हूँ आपका स्कोर कितना जा रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना। और संकोच न करें बताने, मान लीजिए आपका जैसे अभी ये बताई है मीना कुमारी जी, 25 में 25 तो नहीं, 20 क्वेश्चन तो 20 ही क्यों, 25 कह रही हैं, 20 क्वेश्चन में 7 सही है, तो कोई बात नहीं, 7 सही है, 7 सही है। आगे फिर हम तैयारी करेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारे साथ अब तक जुड़े रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।